कि 84 में जो कुछ हुआ को आपके रहते हुए आपने उसके लिए कभी आत्ममंथन किया? जब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो कांग्रेस को इतना क्लीन चिट देते हैं जैसे गंगा स्नान करके कांग्रेस जो है वो आ चुकी है। सरकार के मुखिया हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं दिल से कभी माफ़ नहीं करूंगा। संविधान की पूजा करने की बात कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी आज चक्कू और छुरी रखो या तलवार बांटो अभियान चलाया जा रहा, कल भी त्रिशूल बांटो अभियान चलाया जा रहा था। ताला खुलवाया, फिर शिलान्यास करवाया, फिर मस्जिद तोड़वाया, किस्तों में देश में माहौल को ख़राब करवाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश को कंफ्यूज किया जा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक सम्मानित सांसद हैं और कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वो भी भारत के माने सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य इस तरह के असामाजिक भाषाओं का इस्तेमाल करे तो आपत्तिजनक तो है ही। लेकिन इसको इस दो दृष्टि से हम लोग देखते हैं। पहली दृष्टि यह है कि या तो ऐसे मुद्दों को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया जाए और दूसरा मामला यह है कि इसको गंभीरता से लिया जाए। लेकिन गंभीरता से लेकर क्या करेंगे? जिस सरकार के मुखिया हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि मैं दिल से कभी माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी माफ़ किया है, तभी तो वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। अगर माफ़ नहीं किए होते तो उस दल में रहती नहीं, निकाल दिया गया होता। भोपाल की जनता ने वोट दे दिया, वो विजयी हुई। अब उसको ईवीएम का मामला कहेंगे, भाजपा का मामला कहेंगे या जनता की सोच कहेंगे, दोनों मामला है। सोचने का ये है कि जनता के सामने अनेकों विकल्प होने के बावजूद भी यदि इस तरह की प्रत्याशियों को वोट दिया जाता है तो ये आम जनों के लिए भी चिंता का विषय है कि ऐसे लोगों की संख्या क्या भारत में बढ़ रही है जो इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच रखने वालों को भी वोट दे देते हैं और उसे विजय तक पहुंचा देते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान की पूजा करने की बात कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी और संविधान के प्रति आस्था हमेशा प्रकट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे असंवैधानिक व्यवहार करने वाले सांसदों को अगर झेलते रहेंगे, जिसने एक बार आपको याद होगा राष्ट्रपिता के विषय में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपको ये भी याद होगा कि हेमंत करकरे के विषय में कहा था कि मेरे शराब से वो कुछ हुआ जो घटना हुआ, जबकि हेमंत करकरे एक बहादुर जवान थे जो देश में के लिए मतलब लड़ते हुए आतंकवादियों को पकड़ने में दुर्घटनावश उनकी शहादत हुई। तो वैसे जवानों को तो हम लोग सलाम करते हैं, वैसे जवानों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, वैसे जवानों को हम लोग याद करते हैं अच्छे नामों से। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा था कि हमारी शराब से माने उसकी मृत्यु हुई। बहुत सारे ऐसे बयान हैं, एक दो बयान नहीं है कि हम उनको गिनाएं आपको कि उसने छुरी और चाकू क्यों कहा और तलवार क्यों किया। लेकिन एक बात और आप जानिए, जिस विपक्ष को आप कहते हैं कि 2024 का ये नेतृत्व करता है यानी कि कांग्रेस, उसके शासनकाल में भी परवीन तोगाड़िया जी ने त्रिशूल बांटा था, खुलेआम गांव-गांव जाकर बांटा जा रहा था। ये परंपरा बहुत पुरानी है और इसका इलाज भी इत्मीनान से होना था, जो कांग्रेस भी विफल रही उस इलाज में। अब भारतीय जनता पार्टी भी विफल दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को तो आप कहते हैं, हम भी कहते हैं कि उसकी मानसिकता ऐसी है, वो आरएसएस के इशारे पर चलती है, वो तोड़ने वाली है, या कांग्रेस भी आरोप लगा रही। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी जब इस तरह की घटनाएं घटी तो किस पर आरोप लगाएंगे आप? ये भी एक गंभीर विषय है। देश के लोग जब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो कांग्रेस को इतना क्लीन चिट देते हैं जैसे गंगा स्नान करके कांग्रेस जो है वो आ चुकी है। ऐसा नहीं है साहब। कांग्रेस के शासनकाल में जितनी घटनाएं घटी हैं उसे अगर आप भुला देंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मुजरिम करार नहीं दे पाएंगे। तुलना यदि करेंगे, तुलनात्मक अगर बात करते हैं तो भाजपा कांग्रेस को दो नज़र से आप नहीं देख सकते हैं। आज चक्कू और छुरी रखो या तलवार बांटो अभियान चलाया जा रहा, कल भी त्रिशूल बांटो अभियान चलाया जा रहा था। 1980 के दशक से लगातार मुल्लाओं के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये नारे चले हैं, देश में खूब चले हैं, दबा के लगाए गए हैं। सरकारें तब भी थी ना भाई, लोकतंत्र तब भी था, चुनाव तब भी था, वोटिंग तब भी थे, भाषण तब भी थे, नेता तब भी थे। क्यों खामोश रहे? क्यों आपने ऐसा वातावरण बनने दिया? क्यों आपने देश में ऐसा माहौल बनने दिया? कौन है जो इसके पोषक हैं? इस तरह के तत्वों, इस तरह के प्राणियों को आप बल कौन प्रदान करता? केवल भाजपा, केवल आरएसएस, केवल 2014 ना। ये कहने वाला कहीं ऐसा है मेरी नज़र में जैसे वो अपनी ऐब को छुपा रहा हो। पुरानी मिठाई, बासी मिठाई पर सोने और चांदी का तबक लगाकर, तबक समझते हैं ना, वो जो बर्क लगाया जाता, वो कवर लगाकर मार्केट में बेचना मतलब है ठगना।
कांग्रेस इस समय वही काम कर रही है। पुरानी वो मिठाइयों को सोने का तबक लगाकर मार्केट में आ रही भारत जोड़ो भारत छोड़ो, अरे जोड़ो चोरों से नहीं होगा। पहले पुरानी कामों पर आप सोचो कि 84 में जो कुछ हुआ को आपके रहते हुए आपने उसके लिए कभी आत्ममंथन किया? आपने बैठक में ये पूछा कि क्यों हो गया, और हुआ तो गलती हुई, सार्वजनिक गलती आपने मानी। जो अयोध्या मुद्दे पर 70 साल तक देश को आपने उलझाया, राम मंदिर ही बनना था तो क्यों नहीं 1949 में ही बन जाता, मुद्दा ही खत्म हो जाता। कांग्रेस ने पहले ताला लगाया, फिर ताला खुलवाया, फिर शिलान्यास करवाया, फिर मस्जिद तोड़वाया, किस्तों में देश में माहौल को ख़राब करवाया। आप कांग्रेस को कैसे क्लीन चिट दे देंगे, बताइए ज़रा हमको। इसी तरह से आप दंगे की बात करते हैं, आज मॉब लिंचिंग पर हल्ला हंगामा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े दंगे देश में हुए साहब, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। हाशिमपुरा, मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़, भागलपुर, मुंबई, कोई शहर कोई राज्य कभी अछूता नहीं रहा इन चीज़ों से, और बड़े दंगे हुए। अब आखिरी बात मैं कहता हूँ दर्शकों के लिए, 2002 में गुजरात में दंगे हुए ना, आप मोदी जी और अमित शाह जी को कहते हैं ना कि विलेन थे दोनों, इन लोगों के सत्ता में रहते हुआ था। 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ गई थी और 14 तक कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल में आपने ईडी, सीबीआई और तमाम जो इन्फोर्समेंट है, तमाम जो आपकी एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल करके उन 2002 के दंगाइयों बलवाइयों को आपने पकड़ा क्या? आप आरोप लगाते हैं कि मोदी देश का माहौल ख़राब कर रहा है, तो आपको जो 10 साल का अवसर मिला था तो आपने मोदी जी को क्यों नहीं पकड़ा, अमित शाह जी को क्यों नहीं पकड़ा, उन्हें जेल की सलाखों में क्यों नहीं डाला, उन्हें इस लायक कैसे छोड़ दिया कि वो प्रधानमंत्री तक बन गए और गृह मंत्री तक बन गए? ये सवाल तो कांग्रेस से किया जाना चाहिए ना। आप कांग्रेस की तमाम उन कमियों को छोड़ते चले जाएंगे तो भाजपा का भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है इस देश में, विपक्ष कांग्रेस को छोड़कर 2024 में जब तक कांग्रेस को छोड़कर या कांग्रेस को पीछे की लाइन में लेकर, पीछे की लाइन, नेतृत्व नहीं, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव होगा 2024 में तो किसी भी कीमत पर आप मोदी जी को नहीं हरा सकते हैं। और कांग्रेस को अगर आप सेकुलर मानेंगे तो किसी भी कीमत पर आप न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अकेली प्राणी नहीं है। इस तरह के कई लोग, कई नेता, कई संगठन के अगुवा लगातार इस तरह का जहर फैला रहे हैं समाज में, और फैला भी रहे हैं, और वो नेता हीरो भी बन रहे हैं। लेकिन सर, क्या अभी मौजूदा जो दौर चल रहा है, जैसे इन्होंने बयान दिया है, बार बार देती है प्रज्ञा सिंह, तो क्या लगता है कि सुनियोजित तरीके से ये किया जा रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया है उनके खिलाफ? कोई आम आदमी कोई और कहता है तो फौरन उसको उठा के एक्शन नहीं, एक्शन पहले भी नहीं लिया जाता था साहब। आप जब इतिहास के पन्ने को उल्टेंगे, पहले भी इस तरह के लोगों को, ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि जो बापू को गाली दे वो हीरो, जो सुभाष चंद्र बोस को गाली दे वो हीरो, जो क्या कहते हैं खुदीराम बोस को गाली दे वो हीरो, जो हमारे यहाँ जो हमारे लोगों ने देश के लिए बलिदान और त्याग दिया, जो हमारे महापुरुष हैं, आइडियल हैं हमारे लिए, उनको अपमानित करे वो समाज में हीरो बन जाए। किसी धर्म को कोई मर्यादा पुरुषोत्तम पर टिप्पणी कर दे वो हीरो, कोई नबी पर टिप्पणी कर दे वो हीरो। ये परंपरा भी तो देश में बंद होनी चाहिए, लेकिन हो तो यही रहा है अभी लगातार। आप पिछले 2-3 दशकों से देखें, ऐसे लोग विधायक और सांसद चुन लिए जा रहे हैं, ऐसे लोग मंत्री बना दिए जा रहे हैं, तो हम क्या करें? दुर्भाग्य है देश के लोगों से। यही आज भी मैं विनती करता हूं आप जैसे चैनल वालों के माध्यम से कि एक सोच आपको बदलनी होगी। कोई कहीं नहीं जा रहा। जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान भेज देंगे और कब्रिस्तान भेज देंगे, कोई कहीं जा रहा है न जाएगा, सब यहीं रहेगा। बेहतर है देश में मिलजुल कर रहेंगे। एक परिवार अगर मिलकर रहता है तो वो विकास करता है, वो तरक्की करता है, वो आगे बढ़ता है, वो दुश्मनों से मुकाबला करने में सक्षम होता है। परिवार बिखरता है तो कहावत है गाँव में घर फूटे और गमार लूटे। तो भारत की स्थिति ऐसी नहीं हो कि हम भाई आपस में धर्म और जाति के नाम पर लड़े। कौन आपको रोक रहा? आप अपने धर्म पर रहिए, हम अपने धर्म पर रहें। आप अपनी आस्था, आपको मुबारक, हमारी आस्था हमको मुबारक। कोई नास्तिक भी हमारे यहाँ है तो उसको भी नहीं रहने देंगे क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करते हैं। को बहुत सारे लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, आदिवासी हमारे यहाँ सब न है भाई। जी सर, जैसे अभी देख रहे हैं कि सरकार कुछ कानून लाने वाली है और ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए कोरोना का बहाना है, या जो ये छुट्टियाँ तेज करने वाली बात है। जैसे एक नियंत्रण कानून आ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
कि लेबर चार लेबर हाँ। कोड आ रहा है। तो आपको देखिए, लगता है ये ध्यान भटकाने की जो लेबर कोड है वो पहले उसमें कई बार संशोधन हुआ है, उसका विरोध जो मजदूर संगठन है वो कर रहे हैं। अब तो आरएसएस के अधीनस्थ जो मजदूर संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, वो भी विरोध कर रही है और तमाम मजदूर संगठन कर रहे हैं। मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश को कंफ्यूज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इससे मुसलमान को हम काबू में कर लेंगे, उनकी जो स्वतंत्रता है वो छीन लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसवदा क्या है, देश को बताया जाए, सार्वजनिक किया जाए। अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी तो बताइए। अगर नहीं बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा? केवल ये कहेंगे कि अब्दुल को हम टाइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल कहीं से उचित नहीं है। यूनिफॉर्म का सिविल कोड पर जब आप पूछेंगे उन समर्थकों से तो वो कहेंगे कि नहीं, एक देश है एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक कानून की बात 370 में भी की जा रही थी, 371 पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। आज आप पत्रकार लोग हैं, आपको पता है देश में 371 भी है कई राज्यों में, और 371 जहाँ है वहाँ भी आप शादी ब्याह, ज़मीन, होटल, व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, वहाँ के नागरिक नहीं हो सकते हैं। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, ये तमाम जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसमें 371 है। देश में चर्चा ही नहीं इस पर हो रही है। तो हम तो कहते हैं एक देश एक कानून हो, 70 भी हटे, 71 भी हटे, अलग अलग क्यों रहेगा भाई? सब राज्य को एक जैसा हो। इसी तरह से आप ये बताइए, रोड पर चलते हैं, रेड लाइट जंप हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, चालान एक ही जैसा होगा ना, कि अलग होगा क्या? कोई अगर ड्राइवरी लाइसेंस न दिखाएगा तो एक ही जैसा होगा, विदाउट हेलमेट जाएगा एक ही जैसा होगा, अपराध कुछ भी करेगा, क्राइम कुछ भी करेगा, एक ही जैसा उसको सज़ा मिलेगा। अब आ जाइए निजी, जिसको पर्सनल लॉ बोर्ड कहते हैं आप, पर्सनल कानून में इंटरफेयर, जो शादी ब्याह के मामले में, शादी ब्याह के मामले में आप एक जैसा कानून बना देंगे। जैसे कोर्ट में विवाह के लिए जाते हैं, एक लड़का होता है, लड़का एक लड़की होती है, 2 गवाह होता है, एक वकील होता है, यही तो होता है ना। जज साहब के सामने लिख पढ़ के बता दिया, जी कबूल है, यस हो, नो, साइन कीजिए, चले जाइए। हम लोगों के यहाँ निकाह ऐसे ही होता है। बात समझ रहे हैं ना? हम लोगों के यहाँ निकाह जो होता है वो सिर्फ लड़का लड़की, काजी, आपने सुना होगा कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा, काजी वाला कहावत। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से तो हिंदू धर्म का नुकसान होगा। अग्नि कहाँ से लाइएगा, 7 फेरे कहाँ से कीजिएगा? एक जैसा कानून चाहिए ना भाई। तो शादी एक तरह की होगी ना, तलाक भी एक तरह का होगा, सारे मामले एक तरह के होंगे। तो सारे मामले जब सबके एक तरह के होंगे तो क्या आप हमको अग्नि पे फेरे लगाने के लिए बाध्य करेंगे? या फिर जो कानून भारत का है कि लड़का लड़की और वकील, और यस मुझे पसंद है इतनी ही बात, तो ये तो इस्लाम में पहले से है कि लड़का लड़की और वकील। पूछा आपको कबूल, अपने फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, ये निकाह आपको कबूल है, बोला हाँ जी कबूल है, हो गया। लेकिन हिंदू धर्म में तो भाई बहुत लंबा, पूरी रात कितने पाठ होंगे, वो फेरे लगेंगे, वरमाला होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यहाँ क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा आदिवासियों के खिलाफ है। उनके यहाँ तो और लंबी परंपरा है।